मंच का आदेश है कि मैं कुछ बोलूं। एक लाइन है, नो मोर पाकिस्तान। अब इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। कभी कभी कहते ना कि आदमी नो, यानी एक तो पाकिस्तान समाप्त हो जाना, अब पाकिस्तान नहीं चाहिए। दूसरा, नो मोर पाकिस्तान, और पाकिस्तान नहीं, यानी ऐसी विभाजनकारी शक्तियों का भी समापन कर देना, ताकि दूसरे और पाकिस्तान की विशेष स्थिति पैदा न हो जाए। अगर मैं नो हटा दूं तो आजकल जो आसपास हम माहौल देख रहे हैं उसमें समझ में आता है कि मोर पाकिस्तान, इस देश के अंदर मोर पाकिस्तान जैसी स्थितियां बन रही हैं। अब ये सुरक्षा जागरण मंच जो है, समाज को जागृत करने के लिए बैठा है। प्रारंभ में सभी विद्वज्जन सामने हैं, उनका दायित्व बनता है कि इस विषय को समाज में ले जाएं, जन जन तक पहुंचाएं कि सुरक्षा आंतरिक और बाह्य दोनों आवश्यक है। आंतरिक सुरक्षा आज के समय में ज्यादा गंभीर है। बाह्य सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ फौज है, फोर्सेज हैं, और विश्व की सबसे पराक्रमी फोर्सेज अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में, भारत पर। लेकिन उसी अनुपात में जो कमजोरी है वो देश के अंदर है। तो आंतरिक शक्तियों को, जो विभाजनकारी शक्तियां हैं, उनको समाप्त करना, कमजोर करना। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग जब काम करते हैं संघ में, संघ विचार में, लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बाकी का क्या होगा। तो सवाल हिंदू राष्ट्र का नहीं है, सवाल यह है कि यहाँ रहने वाला एक एक व्यक्ति इस भारत माता को, इस मातृभूमि को अपनी माता समझे और इसके उत्कर्ष के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे, ऐसा भाव है। और उसके साथ साथ हमें उनसे भी लड़ना है जो किसी वर्ग विशेष में ये भ्रम फैलाते हैं कि साहब ये आ गए तो आपका रहना मुश्किल हो जाए। तो एक तरफ हमको उन शक्तियों से लड़ना है, दूसरी तरफ उन वर्गों को अपने गले लगाना, हमें विश्वास दिलाना है कि आप हम में से ही हैं। हम सत्ता में आएंगे या हम ताकतवर बनेंगे, पूरा देश ताकतवर नहीं बनेगा, तो आप भी उस ताकत का हिस्सा बनेंगे, उस विकास का हिस्सा बनेंगे, उस समृद्धि का हिस्सा बनेंगे। तो ये जो गलत है, ये दोहरी लड़ाई है हमारी, ये दोहरी लड़ाई हमें लड़नी होगी। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ कि बहुत से वक्ता हैं, समय ज्यादा लग जाएगा। धन्यवाद। भाई साहब ने जैसा मुझे उम्मीद थी बहुत उचित मार्गदर्शन दिया, और ये जो बड़ी बात उन्होंने कही कि नो मोर पाकिस्तान भारत के लिए एक सब्जेक्ट है, लेकिन वो मोर पाकिस्तान ज्यादा होता जा रहा है। उसके विषय में भी डीपली सोचने की आवश्यकता है, उसके क्या कारण है। और कोई भी लड़ाई, भारत का इतिहास रहा है कि जब जब दरवाजे खुले हैं तो भीतर से खुले हैं, खिला ऐसे ही नहीं टूटे हमारे। तो अंदर भी हमको संभालना है और बाहर भी संभालना है। हमारे आज के मुख्य वक्ता ब्रिगेडियर मनोज कुमार साहब, इस विषय पर उनकी डीप स्टडी भी है। आप अटल टनल के हीरो हैं, साथ साथ वारफेयर में भी आपने अपनी भूमिका निभाई है। उन दुर्गम स्थानों पर भी वो रहे हैं जहां से हमें पाकिस्तान सीधा चैलेंज करता आया है। तो आज हम उनसे समझेंगे कि 2025 के भारत में आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर क्या ऐसा स्ट्रेटेजिकली नया हुआ है कि हम जो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान टूटने वाला है, जैसा कि बताया जा रहा है, मीडिया खबरें भी हैं और आ भी रही है पाकिस्तान के चैनल के द्वारा कि वहां पूरे देश में असंतोष फैला हुआ है, वहां के लोग विद्रोह पर उतरे हुए हैं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे सेंटर वहां खड़े हो गए हैं। अफगानिस्तान से भी उसका बहुत सारा जो संबंध हुआ करता था किसी में धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, वो भी बिगड़ा है, वो भी एक नया स्ट्रेटेजिक फ्रंट खुल गया है। तो आज हम मार्गदर्शन लेंगे ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी का। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आज की इस स्ट्रेटेजिक टॉक की शुरुआत करें।
जय हिंद, जय भारत। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आदरणीय गोलक बिहारी जी यहाँ पर हैं, साथ में विक्रमादित्य जी और हमारे जो गणमान्य आगरा के चैप्टर फैंस के सदस्य जैसे डॉक्टर अजीत शहरी जी, फिर उसके बाद आते हैं स्कॉलर डेलीगेशन जी तिवारी साहब, डॉक्टर तिवारी, और सबसे बड़े मार्गदर्शक जो बैठे हैं गौरी शंकर जी, जो 71 वॉर में एक्टिव रहे, साथ ही साथ अली खान, राजीव जी अपने समय निकाल के दूर आए हैं यहाँ पे, शहीद साहब, डॉक्टर बंशी, और अगर कुछ नाम बोलता हूँ तो आप ही चाहता हूँ। सुभाष शर्मा जी हमारे बाहर से हैं, सेना से हैं, और हर कार्यक्रम में आते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारत वही मिलेगा, कई लोग हैं, रतीश मेरा दिख रहे हैं, माधव भी पीछे घूम रहा है, काम कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था रही है, जब तक वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ तो उसके तुरंत बाद जो इंग्लैंड या यूरोप का जो कंट्रोल था पूरे विश्व के ऊपर, वो शिफ्ट हो गया अमेरिका की तरफ। लेकिन यूरोप, अमेरिका और साथ साथ उनमें जो 5 आइज कहलाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये उन्हीं मूल यूरोप के निवासी जो वहां बस गए हैं, ये अभी भी पूरे विश्व में अपनी जो कंट्रोल है वो चला रहे हैं। काफी समय पहले मैंने बात भी करी थी गहरा राज्य या डीप स्टेट के बारे में, और जो ग्लोबल साउथ कहलाता है, जो अफ्रीका, एशियन कंट्रीज जिनके पास रिसोर्सेज हैं, उनको हमेशा इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जहां जाए रहे, चाहे वो इजराइल वाला इलाका जो पैलेस्टाइन की लड़ाई जो चल रही है, जेरूसलम के बारे में भी उन्होंने कुछ डिसीजन नहीं दिया, जेरूसलम को भी छोड़ दिया। तो काफी समय तक रहा तो विश्व 2 भागों में रहा कि कुछ रशिया के साथ था और कुछ अमेरिका के साथ था, जो कोल्ड वॉर चलता रहा। अमेरिका की पूरी कोशिश रही कि रशिया को समाप्त करे, और एक टाइम आया 91 में जब यूएसएसआर के 15 हिस्से हुए, 15 देश बने, उन्होंने सोचा शायद हम वो अकेले विश्व कंट्रोल करेंगे और चलाएंगे विश्व को। और इसी दौरान उन्होंने जो है चाइना को भी मदद करी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो थी अपनी वो पूरी पूरी चाइना में शिफ्ट हुई, और चाइना जो है धीरे धीरे अपने जो प्लान था उनका, क्योंकि जो पॉलिसी रही है अपने आप एक्सपेंशन करना, आज वर्ल्ड का वन ऑफ दी बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर बन गया, नंबर 2 पे आता है। अब अपने मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है। तो अब समस्या यह है कि भारत ने जो नॉन अलाइंड पॉलिसी लेके चली है कि हम किसी के साथ नहीं लेकिन सबके साथ है, उसको जो है अमेरिका ने और साथ ही साथ बाकी कंट्रीज ने कभी उसको माना नहीं है। आपको मालूम है टैरिफ वॉर भी चला है, उसके अंदर सारी बातें आई हैं। थोड़ा समय हमने सोचा था कि शायद अमेरिका हमारे साथ है, लेकिन लॉर्ड फिर के जो देखा है, चाहे कोई 71 वॉर है, जब भी लॉर्ड फिर के वो पाकिस्तान को हमेशा गोद में रहता है, पाकिस्तान को भी छोड़ा नहीं है। हिंदी किसी तरह की किताब भी है, वो कहती है कि अमेरिका एक ऐसा देश है, उसकी देश दोस्ती करोगे तो आप खतरे में रहोगे, बल्कि उल्टा सॉरी, दुश्मनी करोगे तो खतरे में रहोगे, और दोस्ती करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। पाकिस्तान ने उसके साथ दोस्ती करी है। हमारा जो रहा है एक व्यापारिक जो साथ रहा है, क्योंकि अभी हम पूरे जो कहते हैं कि भारत को जो है कंप्लीट अपने आप डिपेंडेंट बनना है, अभी हुए नहीं, टाइम लगेगा उसके अंदर, तो थोड़ा बहुत व्यापार की तरफ से रहा है, लेकिन ज्यादातर मिलिट्री जो हमारा जो सपोर्ट रहा है वो रशिया के साथ है। अब बात आती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के बनने की। और जब बना था तो हमने सोचा था कि शायद जो बंटवारा है कि भाई जो मुस्लिम्स हैं वो इस्लाम फॉलो करने वाले एक अलग देश में होंगे और हिंदू फॉलो करने अलग देश में रहेंगे, और दोनों की शुरुआत इसी बात से हुई थी, चाहे जिन्ना चीज है कि दोनों एक सेक्युलर देश बनेंगे और अपने अपने सेक्युलर बातों को फॉलो करेंगे। लेकिन 1956 आते आते पहला संविधान बना,
पाकिस्तान को उन्होंने अपने आप को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया। हम अभी भी अपने आप को जो है सेक्युलर बोलिए या फिर पंथ निरपेक्ष देश को, धर्म तो नहीं, पंथ निरपेक्ष देश बोलते हैं अपने आप। जिन्ना की जो सोच थी सेक्युलर देश बनेगा, लेकिन हुआ यह कि मोहम्मद अली जिन्ना ज़्यादा चले नहीं, 1948 में वो चले गए, टीपी था उनको जो पहले छिपाया हुआ था, और साथ ही लियाकत अली खान जो पहले प्रधानमंत्री बने, उनका भी 1951 के बाद असैसिनेशन हो गया। तो देखा जाए तो शुरुआत में ही पाकिस्तान के पास कोई भी पॉलिटिकल पावर जो थी उनके पास ढंग से थी, कोई भी मार्गदर्शक नहीं रहा, क्योंकि जो मुस्लिम लीग जो ऑर्गेनाइजेशन था जिन्ना जी का, उसकी पाकिस्तान में पकड़ कमजोर थी, और लियाकत अली खान के जाने के बाद वैसे भी वो और कमजोर पड़ गए, आपस में वहां पे ट्राइबल वो रहा। अब लौट करके ये हुआ कि जो पंजाब था, अगर हम पंजाब से शुरुआत करें तो पंजाब में जो खून खराब हुआ जब इधर मूवमेंट हुआ उसके अंदर, तो पंजाब के अंदर जो है एक दूसरे के विरुद्ध जो दुश्मनी रही वो बढ़ गई हो गई। काफी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी थे वो पंजाब में ही बढ़ने लगे। फिर बात आती है आपकी बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में खान और कलार के जरिए मारने के बाद भी शुरुआत से ही उसने कभी भी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना, और शुरू से ही 50s में, 58 में, 62 में, 70s में, और अभी भी उनका एक सेपरेट कंट्री बनाने की लड़ाई शुरुआत से रही। बीच में कहीं मेंशन करा गया था हमारे किसी प्रधानमंत्री की, शायद हम भी उनको सपोर्ट करें जिस बात को लेकर पाकिस्तान आज भी बोलता है कि जो हो रहा है वहां पर बलूचिस्तान में उसमें भारत का सपोर्ट है, ओवर्ट है नहीं है, या जैसे भी बताया कि जो 4 तारीख बताई त्यागी साहब ने, कौन कर रहा है नहीं कर रहा है उसके बारे में जो ऊपर बैठे हैं पीओमओ वो लोग ज़्यादा जानते हैं। बट मेरा ये मानना है कि जितने भी आपके उनके लीडर्स हैं, ज़्यादातर जो भी चल रहा है वहाँ पे, चाहे मुहाजिर कौमी मूवमेंट जो मुहाजिर थे, मुहाजिर वो लोग हैं जो भारत से पाकिस्तान गए थे, रेफ्यूजीज कहलाए, उनको पाकिस्तान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वो अल्ताफ हुसैन जी ने फिर वहाँ पे एक बार जब उनको जेल वगैरह भेजा गया तो उन्होंने वो सिस्टम शुरू करा। उसी तरीके से आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा तो वो पख्तूनिस्तान की बात होती है, सिंधु देश की बात होती है, मुहाजिर वाले बोलते हैं हम अपना अलग बनाएंगे, बात करते हैं, या गिलगिट बाल्टिस्तान चले तो वो बोलते हैं गिलगिट का अलग, बाल्टिस्तान को अलग से बनाएंगे। ये जो सारे मूवमेंट चल रहे हैं इनके सारे लीडर्स ज्यादातर जो है यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका में बैठे हुए हैं। अगर मेरा ये मानना है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपना कोवर्ट या कोई भी सपोर्ट अगर देना भी चाहते हैं तो क्यों ना हम उनको भारत में ही असाइलम दें या भारत में रखें, जैसे कि अभी शेख हसीना जी बैठी हुई है आपके बांग्लादेश से, वो कह जरूर रहे कि उनको फांसी चाहिए लेकिन भारत में रह रही, तो या फिर अपने टिबेट के जो दलाई लामा है वो भी भारत में ही है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो सारे लीडर्स हैं, क्योंकि अगर भारत में रहेंगे आसानी होगी कि हम जो बात कहना चाहते हैं या जो कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब बात आती है कि जो मैंने शुरुआत में बोला डीप स्टेट के बारे में बात करी थी, जो गहरा राज्य है, उसी की मदद लेते हुए एक नेशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी नाम की एक संस्था है, वॉशिंगटन डीसी में है। तो उन्होंने जो है एक किताब बनाई है, उसका नाम है कि 198 वेज ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन। बेसिकली किस तरीके से किसी भी विश्व की डेमोक्रेसी को या किसी भी विश्व की जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको गिराने के 198 तरीके हैं। तो वही आइडियाज सब जगह लिए जा सकते हैं, भारत में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे स्ट्राइक्स होते हैं, या आपको पता होगा जब सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ था ये उसी का हिस्सा था। ध्यान दें, हमारी भी जो फॉल्ट लाइन्स है उसको एक्सप्लॉइट करने का। तो सिमिलर फॉल्ट लाइन्स पाकिस्तान में अवेलेबल है, उनके पास तो फॉल्ट लाइन्स का अंत नहीं है। कहते हैं जैसे भारत में अगर अभी रिसेंटली धुरंधर पिक्चर भी आई थी, आपने देखा होगा, तो एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ अपने नेशनल एंथम के लिए, तो लोगों ने काफी कुछ उसको जो है निकाल दिया बाहर। जो लोग पाकिस्तान में एम्बेसीज में रहे हैं, जो मिलिट्री अटैचेज रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब पाकिस्तान में मूवी आप देखते हैं वहां पे भी नेशनल एम होती है, तो आधी जो जनता खड़ी नहीं होती है वहां पे। तो वहां पे जब सोचते हैं कोई बहुत ज्यादा प्यार है उनको देश से, और कोई बोलता भी नहीं, वो एक्सेप्टेड फैक्ट है कि वो जो है वहां पे उनको खड़े होने की जरूरत नहीं है।
इसका मतलब ये है कि वैसे ही आपस के अंदर ही उनके अंदर बहुत ही टूट फूट है। तो क्यों ना इस तरह की जो बातें हैं उसको एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर आपको एक पाकिस्तानी कहलाना है तो कुछ क्वालिफिकेशन है। पहला ये है कि आपको एक इस्लाम धर्म का होना चाहिए, पहला वर्ग। दूसरा है कि इस्लाम के अंदर आपको एक सुन्नी होना चाहिए। तीसरा है कि पाकिस्तानी, मुसलमान, सुन्नी और साथ ही साथ पंजाबी होना जरूरी है आपको। उसके बाद फर्दर आता है कि आपको जो है उसके अंदर फिर वहाबी वाला होना चाहिए, क्योंकि आजकल शुरुआत में अगर आपको पता होगा देवबंदी वगैरह से डेवलप थे वो देवबंदी उसके थे, लेकिन सब्सिक्वेंटली उनको अपना वहाबी सपोर्ट भी सऊदी अरेबिया से मिला था। तो देवबंद जो भारत में है, असली में देवबंद की शुरुआत थी वो थी कि अपना रिलीजन को और कल्चर को और एजुकेशन को बढ़ाना। वो कभी मिलिटेंट थॉट प्रोसेस वाले नहीं थे। अफगानिस्तान में जो आए थे उनके फॉरेन मिनिस्टर जो गए थे देवबंद में, लेकिन वो धीरे धीरे वहां जाके फिर बाद में जो इफेक्ट आया आपका बाहर भी इफेक्ट आने की वजह से क्या है, सेम चीज जो वहां पर आई थी वहां भी इफेक्ट हुआ था जनरल जियाउल के टाइम पे। असली इस्लामाइजेशन जो हुआ वहां पे उनका, बल्कि एक समय पे वहां कहते हैं कि सिर्फ 250 वो हुआ करते थे आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आज करीब 45,000 रिलीजियस इंस्टीट्यूट बन गए जहां पे लोगों को इसी बात के लिए उकसाया जा रहा है। तो खुद ही वो अपने कपड़े खोद रहे हैं इसके अंदर। जो छोटे छोटे मूवमेंट चल रहे हैं, जो पूरे डिवाइड चल रहे हैं इनके, हमें सिर्फ इनका साथ देना है इस बात के अंदर। और आपस में जो डिविजन है, जैसे कि शिया की जरूरत नहीं है बोलते वो लोग, वो कहते हैं अहमदिया से उनको मानते भी नहीं कि वो वहां के लोकल खुद कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अहमदियाज आर नॉट सपोज कंसीडर्ड मुस्लिम। इस तरीके से वो डिविजन ऑलरेडी काफी एग्जिस्ट करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान को इस वक्त अप्रोक्सीमेटली करीब 2000 करीब फैमिली, शुरुआत में 250 की बढ़ के 2000 फैमिलीज है वही रन करती है। कहते हैं कि अगर 4 बेटे होते हैं तो एक बेटा उनका फौज में जाता है, एक उनका वो बन जाता है ब्यूरोक्रेट बन जाता है, एक बिजनेसमैन बन जाता है। इस तरीके से बांट के सब, और एक जो है बेसिकली लैंड लॉर्ड बन जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स पाकिस्तान में नहीं हुए जैसे भारत में हुआ है कि जमींदारी सिस्टम भारत में समाप्त हो गया, वहाँ पे अभी भी लैंड रिफॉर्म्स पे नहीं है। और ये परिवार ही पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम आते हैं आज के परिवेश में। अभी रिसेंटली जो वहां पे आप देख रहे हैं कि जो इमरान खान जो क्रिकेटर हुआ करते थे, उनको तो अभी जेल में डाला हुआ है। और धीरे धीरे कोशिश उनकी जारी है कि इमरान खान को खत्म करके या तो जेल में स्लो पॉइजन से मारा जाएगा, या सब्सिक्वेंटली इमरान खान जो है मतलब माना जा रहा है कि उसको फांसी की सजा दी गई, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पे दी गई थी। तो बात यह आती है कि जो भी वहाँ के जो चीफ कह लो या खुद ही अपने आप को जो लेके बैठे हुए हैं, वहाँ के जो आईएसआई के चीफ हुआ करते थे फैज हमीद। अगर आपको पता है फैज हमीद की कहानी, आईएसआई चीफ बने थे इमरान खान के टाइम पे, और प्रेजेंट चीफ को हटा के बनाया गया था जो सिर्फ 8 या 9 महीने के लिए आईएसआई के चीफ थे। और क्यों हटाया था? क्योंकि वो इमरान खान की वाइफ उशरा के बारे में कुछ खबर लेकर आए थे कि ये जो है करप्शन में इन्वॉल्व है। इस बात को सुनकर इमरान खान नाराज हुए, बाजवा जी वगैरह से मिलके उन्होंने उसको हटाया और फैज अहमद को आईएसआई का चीफ बनाया। पाकिस्तान में आईएसआई का चीफ जो होता है बहुत ही पावरफुल आदमी होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो डिपेंड करता है कि आप उसका किस तरह इस्तेमाल करते हो। तो आईएसआई का जो चीफ फैज अहमद को भी 14 साल के लिए बोला गया कि शायद उसको सजा दी जाएगी। अगर वो उसको सरकारी गवाह बना लिया गया तो काफी पॉसिबल है कि वो इमरान खान के विरुद्ध जो भी बातें हैं या जो भी बातें करेगा कोर्ट के अंदर। अब जो दुविधा है इनके पास ये है कि इमरान खान का एक बहुत पॉपुलर सपोर्ट है। पॉपुलर सपोर्ट पॉलिटिकल से ज्यादा उसका क्रिकेट करना बहुत फेमस क्रिकेटर है। और फिर ये एक समय था जब बहुत ही लेडीज के पीछे बहुत पॉपुलर रहा था, काफी पार्टीज वगैरह हुआ करती थी। और फिर सब्सिक्वेंटली अब तो खैर पॉलिटिशियन है ही, तो उसकी पार्टी के अंदर ये काफी फेमस रहा है। अगर उसको मारते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो कुछ भी आ सकता है। जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये भी एक समय पे आया था कि भारत और पाकिस्तान में डिवीजन क्यों हुआ, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लेकर आया कि इसलिए डिवीजन हुआ
जो एडवीना माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी एक साथ लंदन में एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो एडवीना जी का इनके साथ संबंध था, दोनों के साथ। तो जब समय आया तो उन्होंने बोला दोनों को प्रधानमंत्री बना दो, तो बोला 2 देश बना देंगे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 1892 में जब मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ रहे थे तो एडवीना माउंटबेटन का जन्म नहीं हुआ था, 1901 में पैदा हुआ, और नेहरू जी 3 साल के थे। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर ध्यान कम देना चाहिए, लेकिन ये बात माननी जरूरी है हमें कि मीडिया में हमें अपना बात को और मजबूत करना है, और इस तरह की संगोष्ठियां हैं, इस तरह की गोष्ठियां हैं जहां अपना विचार को आगे बढ़ाएं, विषय को रखें, लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि ये जो देश है जिसकी जो थॉट प्रोसेस है विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, वो अभी भी कर रहे हैं। जो इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है वो अभी भी हो रही है, इन्हें रोकना जरूरी है। अगर कोई मंत्री साहब बोलते हैं कि जिनको यहाँ नहीं लेना वो चले जाएंगे यहाँ से, हम यहीं पे रहेंगे, इस तरह की बातें सुनाई पड़ती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ये स्टेटमेंट जो है इनको हमें कंट्रोल करना, समझना, और आपको उनको समझना, जागरूक होना जरूरी है। और आस पड़ोस में जो नजर आता है उसको भी बताना जरूरी है कि नो मोर पाकिस्तान का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, मुझे लगता है कि होंगे। हो सकता है कि जो प्रेजेंट चीज है उसके 4-5 साल के अंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा बड़ा डरा हुआ चीज है। वो लोग कहते हैं बड़ा हिम्मत वाला है, मेरे को इतना हिम्मत वाला है। जो चीज अपने हेलीकॉप्टर में सिंध नहीं जा सकता, जो चीज अपने हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान नहीं जा सकता है, जो चीज खैबर पख्तूनख्वा नहीं जा सकता, किस बात का चीज है वो रावलपिंडी में घूमता है। तो हिम्मत और दम नहीं है, वो सिर्फ कोशिश कर रहा है अपने आप मजबूत करने। हमें इस सिस्टम को, इस सिचुएशन को एक्सप्लोर करना है, उनकी कमजोरियां, उनकी फॉल्ट रहे हैं, उनको हमें ग्रो करना है। मैं अपनी वाणी को ये विराम देता हूँ, और मैं आप सबको चाहूंगा कि जो भी आप दिमाग में हार्दिक धन्यवाद ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी। आपने हम सभी के बीच में स्ट्रेटेजिक डिस्कशन रखा। बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं जब इस हॉल को देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको पहली बार मैंने कॉन्टेक्ट किया था, वो यहाँ मौजूद है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में भाजपा कहूँ, RSS कहूँ, वरिष्ठ समाज सेवी भाभी बबीता पाठक जी मौजूद है, मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। पीछे हमारी बहन सोनी त्रिपाठी जी आ गई हैं, मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब हमारे फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हुए हैं, स्वतंत्र कुमार जी बैठे हुए हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं आगरा के, ये बत्ती नहीं है। मैं फिर इस बात को कोट करना चाह रहा हूँ कि हमने कोई पब्लिक रैली जैसा सिस्टम हमने नहीं रखा था। हमने जो 50 लोग 40 लोग टारगेटेड किए थे, वो सभी इंस्टीट्यूशन यहाँ अवेलेबल है, और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अमेरिका की दोस्ती भी खतरनाक है और दुश्मनी भी खतरनाक है। बबीता जी उस कार्यक्रम में थी। अभी एक 25 साल से लास वेगास में रह रहे आगरा के ही निवासी स्वामी अनल परसों एक अपनी जन सनातन संपर्क यात्रा लेके उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से निकालने आगरा आए थे। और जब मैंने उनका संबोधन सुना तो उन्होंने बात इसी बात से शुरू की कि अमेरिका की न दोस्ती अच्छी, न दुश्मनी अच्छी, और जो लोग मानवाधिकार के नाम पर भारत को कोसते रहते हैं, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि मैं पिछले 25 वर्ष से रह रहा हूँ। मैं किसी W2 एक टर्म होता है वहां, उन्होंने एक भी दिन वहां नौकरी नहीं की, जबकि वहां की नागरिकता है उनके पास। वो वहां आश्रम खोले हुए हैं और NRIs को, इंडियंस को और अमेरिकन को और उन सभी को सनातन संस्कृति के बारे में टीच करते हैं, और उनको सनातन में एक तरीके से सनातन का जो डीप है उसको समझाने का वहां प्रयास कर रहे हैं। और इसमें वो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी यात्रा पर है, जिसपे वो सभी जिलों को कवर करते हुए प्रयागराज से 5 जनवरी को संबल में खत्म करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने वहां मंदिर बनाने के लिए 5 एकड़ जगह ली, तो वहां का मेयर और वहां के लोग उसके अगेंस्ट में आ गए, और जब वहां कोर्ट में मामला गया तो जूरी ने 4-1 से उनके पक्ष में फैसला दिया कि आप मंदिर बना सकते हैं। जब हम मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे थे, वो आर्किटेक्ट से लेकर सिविल से लेकर सबको हमने हायर कर लिया और उनकी कंसल्टेंसी लेकर मंदिर शुरू करने जा रहे थे, तो जो 4-1 से फैसला लेने वालों में जो एक व्यक्ति था जो विरोध में था, वो बैठ लगा कि वो वहां का मेयर चुन लिया गया उस शहर का।
और उस मेयर ने वहां पे एक ऑर्डिनेंस पास करके ये बोला कि आप ये मंदिर यहां पर नहीं बना सकते। तो जो मानवाधिकार की बात करते हैं कि भारत में मानवाधिकार कुचला जा रहा है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, और अमेरिका को अपना बाप मानते हैं कि वहां मोस्ट सेक्युलर कंट्री है, ऐसा नहीं है। आगरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहते हुए मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज अमेरिका की परमानेंट सिटीजनशिप में हैं। जब उनसे भी बात होती है तो वो कहते हैं कि हम अपने रिचुअल्स को उस तरीके से नहीं निभा सकते जिस तरीके से हम इंडिया में उसको निभाते हैं। वो सारे सिंबॉलिक है, और सिंबॉलिक रहते हुए ये चीजें हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इस विषय को एक्सीलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वक्ताओं के क्रम में मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और हमारे आगरा शहर के वरिष्ठ समाजसेवी और राजनीतिक क्षेत्र में भी बात की जाए तो किसी समय राष्ट्रीय लोकदल में वो राष्ट्रीय महामंत्री रहे, ऐसे गुरुजी हमारे गौरीशंकर भाई साहब, तो उनसे निवेदन करूंगा वो कृपया आए और इस विषय पर बात करें। दोस्ती रोचक करते हैं, इसलिए बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा सा बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत डीप विषय है और कई बार रुचि उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। हार्दिक स्वागत आपका। जय हो। समृद्ध मंच सभाकक्ष में बैठे हुए अत्यंत महत्वपूर्ण आगरा के नागरिक, किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कई बार लोग कह चुके हैं वक्ता लोग कि यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर, ब्रिगेडियर, प्रोफेसर, डॉक्टर एक से प्रोफेसर बैठे हुए हैं, तो नाम लेकर के बाकी के साथ फिर ये भेदभाव हो जाएगा। क्यों है बुद्ध को चूमने अब शेख जी कावा चले, जबकि हर बुद्ध का भी दोषा है इसमें खाने में। नो मोर पाकिस्तान आज का विषय है। नहीं, पहले मैं एक तिवारी की गलती बता दूं। इतने शानदार फंक्शन में इतना बड़ा खर्चा किया है, एक सरस्वती की मूर्ति और एक दीपक होना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, आगरा के सारे सरंजाम का एकमात्र सूत्रधार रजनीश त्यागी आज कुछ आक्रोश में था। क्यों आक्रोश में था ये मुझे पता नहीं है। अन्यथा अपनी उपलब्धियों को बताने की इसे क्या जरूरत थी? इसे कौन नहीं जानता आगरा में ये क्या है रजनीश त्यागी पर। एक देहात में कहावत होती है कि फलाने की दम का जमुड़ा है, बाकी सब घास कूड़ा है। अक्सर कहते हैं देहात में। तो इस आदमी को सब जानते हैं कि आगरे का सारा नाटक इसी का खड़ा किया हुआ है। और ये ऐसा व्यक्ति है कि अच्छे छोटी पैंट उतरवा देता है, उनमें से एक में हूँ। एक बात। दूसरी बात, नो मोर पाकिस्तान। पहले मित्रों, समाज का लोकतंत्र में कोई सीधा रोल नहीं होता है। समाज के लोग ये कहें कि समाज को बढ़ाओ, समाज को विद्वान बनाओ, चिंतनशील बनाओ, इनका कोई भी सीधा वहां हस्तक्षेप नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है, अगर बहुत भगवान साथ आप में उंगली पड़ रही है तो किसी एक पक्ष को, एक विचार को ताकतवर बनाने के लिए उसको वोट दे दो। बाकी जो करना है वो करेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। बल्कि वोट देने के बाद तुम्हें अपने सामान्य से कामों के लिए भी किसी तथाकथित पड़ोसी के पास जाके चिरौरी करनी पड़ेगी। ये लोकतंत्र की परिभाषा है। दुनिया की सबसे निंदित व्यवस्था है लोकतंत्र, जहां बहुत सामान्य आदमी अजीब से नारे चलते हैं कि साहब वो बड़ा गरीब आदमी था, साहब उसके बाप ने डिग्री डाली थी। अरे जो की योग्यता है देश का मालिक बनने के लिए, देश का पीएम बनने के लिए, ये भी कोई योग्यता है कि साहब उसके पिताजी मजदूरी करते थे। लेकिन चलता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में चलता है कि आदमी की जो अयोग्यताएं हैं उनको लोग योग्यता कहकर समाज में प्रचारित करते हैं कि साहब वो बड़ा सीधा आदमी है, साहब
साहब उसने साइकिल चलाई थी, उसने रिक्शा चलाया था। मतलब अजीब वैचारिक रूप से इतना दरिद्र बना देता है लोकतंत्र आदमी को, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं देखें, आप अपने जीवन में कितने लोगों से खुश हैं, अगल बगल के से, उनके चरित्र से, उनके चाल चलन से, कितनों को आपको प्रसन्नता है कि साहब ये आदमी ठीक है। कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस वाला, कोई कलेक्टर, कोई कमिश्नर, आपको लगता है कि ये इस आदमी से आप मतलब संतुष्ट है पूरी तरीके से? ऐसे आदमी पैदा किए हैं हमने लोकतंत्र में, और ये हमारी मजबूरी है, ये व्यवस्था है। अब आई बात नो वोट पाकिस्तान की। पाकिस्तान का कोई अस्तित्व है ही नहीं। पाकिस्तान एक वैचारिक पुंज बन गया था, और उसी के द्वारा वो अस्तित्व में आ गया। और आपकी जानकारी के लिए वो अपने आप अपने पतन के अत्यंत निकट पहुंच गया है। ये जो यहाँ वक्ता कह रहे थे हम उसके 5 वो कर देंगे हिस्से, ये थोड़ी कर देंगे 5 हिस्से, उसके तो हो रहे हैं अपने आप। वो तो इसी स्थिति में आ गया है कि उसके तो हो रहे हैं। लेकिन एक समाज में एक फिनोमेना है, आपने अध्ययन किया होगा। पहले घड़ी होती थी पेंडुलम वाली, दीवार पर टंगी रहती थी, और पेंडुलम एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, आपको दिखता है कि वो जा रहा है, वो सिर्फ जा नहीं रहा है, वो दाएं से, जब बाएं से दाएं जा रहा है तो दाएं से पुनः बाएं आने के लिए ताकत भी इकट्ठी कर रहा है। ये सामाजिक परिवर्तन की तरीके होते हैं कि जब पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था, जिसकी जरूरत नहीं थी, नितांत बेतु की बात थी, लेकिन हो रहा था क्योंकि ऐसा विचार घर कर गया था, और वो अपने आप वो विचार अपनी पूर्णता को पहुंच गया है, और वो विघटन के, विनाश के निकट आ गया है। कहीं आप एक गलती मत कर देना। गनीमत है कि आप कह रहे हैं कि उसका 5 हिस्से कर दो। कुछ लोग तो ये कहते हैं उसे मिला लो भारत में, सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारा जीवन दूभर हो जाएगा। तो जिंदा हो जाए हमसे, तो थोड़े बहुत 2-4 करोड़ हिंदुस्तान में है, उन्हीं के मारे तुम्हारी पैंट फटी हुई है, अगर उनको भी तुमने इकट्ठा कर लिया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मान लो इस बात को। इसलिए पिछले 100 साल से हिंदू पूरे विश्व में, पृथ्वी पर मुसलमान बहुत हैं, बड़े संपन्न मुल्क हैं, लेकिन उसी से किसी से भी उनकी दुश्मनी नहीं है सिवाय पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा। इस विचार को पाला गया है, पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस विचार का पोषण किया है। आज हिंदुस्तान में आपको लगता है कि विपक्षी सबके सब बेवकूफ हैं? वो आज की स्थिति में भी वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करते हैं। क्यों करते हैं? आप इसीलिए उनको मालूम है कि अगर ये हमारे साथ रहे तो आज नहीं तो कल सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन वक्त का परिवर्तन है, सुई पूरी घूम चुकी है, पेंडुलम लौट रहा है, और पेंडुलम के लौटने से आप इसको अपना पौरुष मान सकते हैं, इस बहम को पाल सकते हैं कि आप कर रहे हैं, आपके मतलब वर्तमान पीढ़ी से उसको सब काम मिला हो रहा, लेकिन वो अपने आप हो रहा है। विश्व 2 ध्रुवीय हो गया है, क्योंकि यहाँ सभी बड़े विज्ञ लोग हैं, जानते होंगे आप। संसार जैसा चल रहा है वैसा है नहीं, जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो बात नहीं है। आपने एक बात पे ध्यान दिया कि हिंदुस्तान में जितनी भी जड़ी बूटी पाई जाती हैं उनके नाम हिंदुस्तान में है, लेकिन एक शब्द है बायोलॉजिकल नेम, बोटेनिकल नेम, वो किसने तय किया है? ब्रिटेन ने और अमेरिका ने। जब उन हरामियों के यहाँ 8 महीने बर्फ पड़ती है, वो वनस्पति पैदा ही नहीं होती, उनके नाम कैसे लिख दिए उन्होंने? उनके नाम हम कहां से आ गए? इस पर तो कोई विचार ही नहीं करता कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। तो एक संस्था है जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है, कहां से कैसे कब क्या करना है, वो आप देखिए कह सकते हैं। एक नया शब्द आपने विद्वान लोगों ने सुना ही होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उनकी ये योजना है, बाकायदा संस्था है, ये कोई हवाना विचार नहीं है। वो विचार कर रहे हैं कि पूरे संसार को एक अम्ब्रेला में कैसे लाया जाए। दुर्भाग्य या सौभाग्य से आपको मोदी जैसा दुस्साहसी आदमी मिल गया है। अगर देश के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए कुछ करने का मूड है तो इसको कुछ दिन और कमजोर मत होना। हालांकि बहुत शक्तियां लगी हुई हैं,
घर की शक्तियां लगी हैं उसकी, बाहर की तो लगी ही है कि उसको कैसे ही कमजोर किया जाए, क्योंकि उसकी एकदम रीढ़ सीधी हो गई है और अब वो किसी और नहीं रहा है। अब वो वही कर रहा है। वैसे भी एक मनोवैज्ञानिक बात है कि जब आपने अंतिम कुर्सी पा ली, अब क्या बचा पाने के लिए जो होशियारी से, चालाकी से या बेईमानी से पाओगे? जो पाना है वो तो पा चुके, तो अब कुछ ऐसा कर जाओ जो समाज और देश राष्ट्र के हित में हो। तो इसलिए पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा चिंता मत करो, वो अपने ही कर्मों से और बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, आप अभी कुछ लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान तो नकली नोट से चलता है। यहाँ कुछ बैंकर भी बैठे हैं, मैं एक उद्घाटन करूं, पूरा विश्व नकली करेंसी से ही चल रहा है। आप सब, आपके सबके जो पास पैसे आ रहे हैं, ये जो अरबों रुपया खर्च हो रहा है सड़कों पे, पुलों पे, बांधों पे, मुझे एक बात बताओ, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका पे इतना कर्जा है तो उसकी इतनी जीडीपी नहीं है, इतना ही भारत के बारे में आती है। तो जब ये इन दोनों की तो मालूम है, बाकी सबकी स्थिति ऐसी ही है कि सबके ऊपर कर्जा है। कर्जा दे कौन रहा है? कल सामने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर चला है, मतलब इन्हें कर्जा दे कौन रहा है और वो कहां से आ रहा है पैसा? जब अमेरिका भी कर्जे में है और जब हिंदुस्तान को कर्जे में है ही, तो इन्हें पैसा दे कौन रहा है? किस बैंक में पैसा है? ये सब फर्जी, हमें सबको ऐसे व्यू में फंसा दिया गया है, कुछ पता ही नहीं पड़ता है। यहाँ नए लड़के बैठे उन्हें पूछिए जरा, आमतौर पर हिंदुस्तान में तनख्वाह 1 लाख से ऊपर नहीं है, बड़े बड़े छोटे लोगों की, जो एसडीएम तक की, और यहाँ 10 लाख वाले भी हैं, और यहाँ 10,000 रुपए वाले भी आराम से जीवन जी रहे हैं। ऐसा मतलब लगता है जैसे कोई बुद्धि का कहीं कोई लवलेस नहीं है। बेवकूफों के पीछे बेवकूफ बांध दिया और बड़े खुश हैं इसी बात से, और भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। अबे तुम आदमियों को कहीं चेक करो, कभी कुछ विचार करते हो नहीं करते अपने आप में? लेकिन मजबूरी हो गई है इस पूरी भीड़ में से आपको कुछ अपने अनुकूल लोग चुनने हैं। उस अनुकूलता में इस समय मोदी सर्वाधिक निकट है। कल्पना करो कि आपने इसको सपा को वोट दे दी, क्या हो गया? अंदाजा किया है आपने? इसलिए बस इन्हीं बातों से, ये सारे में काफी है ना, कि इन्हीं कमियों के कारण, इन्हीं तर्क के कारण इस वक्त अगर पाकिस्तान से आप विरोध में है तो भाजपा को बनाए रखिए, वो तो अपने आप मिट जाएगा। कुछ नहीं करना है आपके करने को, कुछ हो भी नहीं रहा है और कुछ करना भी नहीं है। खाली विचार को समाज में फैलाते रहिए कि जैसे भी है, क्योंकि अच्छे तो नहीं लगते हैं, इनका जो तरीका है वो काफी अच्छा नहीं लगता है। अब माफ करना मेरी बात को, संघवानों को देख करके डर लगता है, ऐसे करके देखते हैं जैसे कोई दरोगा देखता है। अरे भाई तुम राजनीतिक दल के लोगों थोड़ा सा चेहरे पर भ्रमता लाओ। संघ में वाला एक भी आदमी पूरे आगे में सब लोग बैठे, उसके बाद जाओ, हाँ जी बोलिए, ऐसे बात वो लेने आए अपने परमिट, इन चीजों को थोड़ा बदलिए और अपने बीच में कहिए कभी लोगों से, भाई आदमी की तरह व्यवहार करो। ये सत्ता है, आज है कल नहीं रहेगी, उतना याद नहीं है। सुबह लोगों से कहते भाई आज चाय किन क्या पियेंगे, आज हम खाना किन क्या खाएंगे, बोले तो भाई याद ही रहेगा। उनको याद रखो, उन लोगों को याद रखो और लोगों को ज्यादा अपमानित बंद करो, जो कि तुमने शुरू कर दिया है। तुम आदमी की आदमी को कीमत नहीं रखते हो, उसको थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तन कर लो। बाकी हमारी तो मजबूरी है, हम खुशी से रहते तो भी हमारी मजबूरी है कि हम फिलहाल भाजपा का सर्वाइवल चाहते हैं। ये तुम्हारा चरित्र नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। नमस्कार। ऐसा अक्सर होता है कि जब गुरुजी माइक संभालते हैं तो जो सो भी रहे होते हैं ना वो भी उठ जाते हैं। सीधी स्पष्ट बात, बिना किसी लाल लपेट के, यही एक समीक्षक का काम है। समालोचक वही है जो समालोचना करते समय अपने पराये का भेद न करे
और उसकी समालोचना तथ्यों के आधार पर करें। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी संघ से जुड़े हैं, सभी भाजपा से जुड़े हैं, लेकिन गुरुदेव ने जो चल रहा है उसका यथार्थ हमारे सामने रखा और संगोष्ठी अपने उठान पर आ चुकी है। इसी क्रम में केरेटी सुल्तानपुर से लगभग 600 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए आए हमारे प्रोफेसर राजीव उपाध्याय जी। शुरुआत में उन्होंने कहा भी था और मैं चाहता भी हूं कि नए स्टूडेंट्स आजकल बहुत ज्यादा देश के मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट रह रहा है। हम लोग जब पढ़ते थे तो उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। मेरे जो एक मेंटर थे प्रोफेसर मुमताज अहमद जी, दोनों प्यारी जानते हैं जामिया इस्लामिया में, तो उनसे मेरे जरूर इस टाइप के डिस्कशन होते थे और जब मैं उसमें आतंकवाद पर लिखा करता था तो वो उस आर्टिकल को अप्रूव करते थे अपने तथ्यों के आधार पे, और वो हमारे फ्रेंड्स के कार्यक्रम में भी दिल्ली में कई बार आए हैं। तो इस तरीके से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नए बच्चे क्या सोचते हैं आज के समय वैश्विक परिप्रेक्ष्य में और भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ये जो चल रहा है इस पर आप अपना 2 मिनट का संबोधन रखिए। हम सभी को बातें भी मिल जाएगा आपका। बोलने के लिए काफी लोग हैं, तो विषय पे तो यहाँ बहुत ब्रिगेडियर साहब ने बताया, सबने बताया। बोले कि भाई साहब पूरा इस पर विस्तार करेंगे। मुझे जैसे गौरीशंकर जी भाई साहब ने कहा तो मुझे अंदर से थोड़ा सा दुख हुआ कि रजनीश त्यागी जी का जो उद्बोधन था और जो उनका एक आक्रोश था और जो उनकी शैली नहीं है, ऐसा वो कभी हमने उनको बोलते हुए नहीं सुना। काफी सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किए, तो मैंने जितना उनको रजनीश त्यागी जी को देखा तो वो काफी मैं निकट भी रहा। काफी कार्यक्रम जो आपने चर्चा में किए उनके मैं साथ भी रहा, बहुत सारी व्यवस्था बिगड़ी भी बनी भी, और उन्होंने कभी कोई ऐसा प्रकट नहीं किया। आज कोई कारण ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से उनको ऐसा उद्बोधन करना पड़ा। मैं एक ही चीज कहता हूँ, हमेशा जीवन में बताता हूँ कि हाथी जो होता है वो हाथी क्यों है, हाथी के पीछे लोग उसको परेशान भी करते हैं। हाथी इसलिए, हाथी की चाल हमेशा मस्त रहती है, हाथी कभी टेंशन नहीं लेता। उसके 2 ही कारण है, जो उसके पीछे पड़े रहते हैं उनको पीछे मुड़ के नहीं देखता, और जो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं उनको भी नहीं देखता। अगर किसी एक को देख लेगा तो उसके दिमाग में चिंतन आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का ये बुलेट भाई साहब के सानिध्य में, जी भाई साहब के सानिध्य में रहे, ये जो पौधा जो वटवृक्ष बना और आज जो कार्य कर रहा है उसका संपूर्ण जो पूरा जो एक योगदान है वो डॉक्टर रजनीश त्यागी जी का है। हम सबको जोड़ देगा। मैं स्वयं भी डॉक्टर रजनीश त्यागी जी और विलाकती जी ने जोड़ा, तो हमारा एक ये परिवार है और हम समाज के लिए कार्य करते हैं। जैसा गौरीशंकर जी भाई साहब ने कहा, अब हम लोग, समाज ने हमें उतना दे दिया है, देने की कोई वो लिमिट नहीं होती। अब कितना चाहिए वो अपने मन में पहले बिठाना पड़ता है, अगर आप बिठाएंगे नहीं तो लेने की तो कोई लिमिट ही नहीं, फिर तो वो आगे बढ़ता ही जाता है। परंतु इस आगरा चैप्टर में जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबके बिहार पे मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग लेने वाले लोग नहीं है, हम लोग देने वाले लोग हैं। समाज ने हमें दे दिया, उसका ऋण उतारने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने स्तर पर समाज के लिए जो कर सकते हैं, अपना तन मन और धन सब लोगों को बुला के उस उद्देश्य से हम लोग कार्य करते हैं, एक संगठन के लिए कार्य करते हैं। रजनीश त्यागी जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपके मन में अगर कोई पीड़ा है उस पीड़ा को निकाल के देख लीजिए। एक बहुत बड़ी टीम आपके साथ है, आपके एक आवाज पर 50 नहीं 500 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके बाद जिस कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया उस कार्यक्रम से 10 गुना वाला कार्यक्रम आज भी आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पर्ची मेरे पास आई है, आज पहली बार हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं भूप से इंदौलिया जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाई प्रदीप सिंह जी प्रबंधक हैं संस्कार पब्लिक स्कूल के, वो भी आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। 2017 से जब हमने चैप्टर शुरू किया, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला मेरा भाई अन्नू दुबे यहाँ उपस्थित है, कभी भी लाइमलाइट में नहीं रहता, पीछे ही बैठता है, और वो यहाँ उपस्थित है, मैं उसका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाई रवि करोड़िया पार्षद है,
और ये डॉक्टर रजनीश त्यागी जी का ही आशीर्वाद है। इसी फैंस के कार्यक्रम में रवि करोत्रिया जी आते थे, हमारे साथ में रहते थे। आज वो पार्षद है नगर निगम के, मैं उनका भी आदेश करता हूँ। पीछे एक बहुत अच्छे अभिनेता जिनकी आज रील्स और ब्लॉग्स आप देखेंगे, समाज की बहुत सारी बुराइयों पर कार्य करने वाले विकास शर्मा जी बहुत पॉपुलर ब्लॉगर हैं, हमारे आगरा के अभिनेता हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और भाई साहब ने एक्टिंग का शौक भी 2 साल पहले शुरू किया है और आज पूरे इंडिया लेवल पर छा रहे हैं। भाई टोनी फॉस्टर जी बॉलीवुड के पता नहीं कितने सिने स्टार आपके शिष्य रहे हैं, जिनको आपने कोरियोग्राफ किया है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जनरल खान साहब आपको बाद में बुलाऊंगे, अभी मैं सोच रहा हूँ कि आप पीसी करने आ जाए तो फिर इस पूरे कार्यक्रम में कंधे से कंधा मिलाकर बराबर मेरे साथ लगे हुए, कंटिन्यूअस लगे हुए, रात दिन एक किया, सारी संवेदनाओं को सुना समझा, ऐसे कंदल खान साहब जो भी आज जो कुछ भी दिख रहा है उसमें कंदल खान साहब ने बहुत मार्गदर्शन दिया, मेहनत की और बिना किसी ईगो के, बिना किसी परवाह के उन्होंने सारे काम किए। मैं उनका सहृदय अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम को मैं इतना सुचारू नहीं कर पाता अगर वो मेरे साथ कंधे से कंधा नहीं मिलता। जय हिंद। उम्मीद नहीं थी इतने लोग आ पाएंगे, यकीन मानिए। आज सुबह हमारे गुरुदेव रजनीश जी दूसरे थे आएंगे, मैंने बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो जितने भी लोग आए हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि ये फैंस का जो कार्यक्रम जो चलाया गया था हमें भी नहीं मालूम था इसके बारे में, हमारे गुरुदेव रजनीश जी ने जोड़ा, उनका सम्मान करते हैं। और आगरा चैप्टर में इन्हीं के जब मार्गदर्शन में चैप्टर चला और इन्होंने बताया कि जो भी कोई प्रोग्राम करेंगे वो आला दर्जे का होना चाहिए और जो भी कोई बाहर से अतिथि आएंगे वो आला दर्जे का होगा कि आगरा का नाम नीचे नहीं जाना चाहिए। तो हमने उसी चीज में कोशिश की है जो भी है कि एक अच्छा करने के लिए, इसलिए हमने ये इस स्थल का चयन भी किया था। आगरा क्लब का नाम अपने आप में 1863 से बना हुआ है और पूरे देश विदेश में उसका नाम है। बहरहाल मैं एक टॉपिक पे आना चाहता हूँ, नो मोर पाकिस्तान, और सिर्फ 1-1.5 मिनट में बात करके खत्म करूंगा। आज एक नई चीज जो दिमाग में पैदा की है रिंदर दुबे भाई साहब ने, नो मोर पाकिस्तान, एक कदम आगे बढ़ के इन्होंने बताया है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे चेतना थोड़ी जगाई है आपने कि नो मोर पाकिस्तान। हम समझते थे पाकिस्तान को खत्म करना, आपने वो दूसरी चीज दी है, नो मोर पाकिस्तान, हमें और अब पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो ये जो नहीं पाकिस्तान चाहिए वो कहीं ये नहीं है, वो पाकिस्तान जो बना है वो भारत का हिस्सा एक अलग होकर के बना, वो पाकिस्तान। लेकिन नो मोर पाकिस्तान का मतलब है कि भारत के अंदर से एक और वो पाकिस्तान तैयार ना हो। इसके लिए हम सबको सजग रहने की जरूरत है, सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार की या सुरक्षा जो तंत्र है, जो हमारी संस्थाएं, उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, एक एक आदमी की जिम्मेदारी है। अभी पिछले कुछ दिनों में 15-1 दिन पहले दिल्ली में हमारे प्रोग्राम हो रहा था फैंस का ही, तो उसमें ये बात हो रही थी कि दिल्ली के लाल किले के पास नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग में जो बम विस्फोट हुआ था उसके बाद लोग पकड़े गए। सवाल उठता है कि बाद में ही क्यों पकड़े जाते हैं, पहले क्यों नहीं उसकी सूचना आती? बाद में भी तो पकड़े जा रहे हैं ना, बाद में भी तो कहीं ना कहीं से सूचना इकट्ठी हो रही है। हमारे समाज में हम इतने अंधे क्यों हो जाते हैं भाई? क्या आज कोई बंदा मरा है वो कोई जाति धर्म देख करके नहीं मरा है? वो जो बम विस्फोट हुआ है, जो उसने आत्मघाती बम विस्फोट किया है, वो तो खुद मरने के लिए उतारू था, लेकिन न जाने कितनी जाने ले गया। हमें सबको जरूरत है एक सजग रहने के लिए। तो आपने जो बताया ये नो मोर पाकिस्तान, इसी तरीके की हमें अपने देश के अंदर भी नो मोर पाकिस्तान, कम से कम हम इसको लेके क्या जा रहे हैं, विषय में जो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का मतलब क्या है, हम हासिल क्या करना चाहते हैं? तो कम से कम देश के अंदर तो नो मोर पाकिस्तान बन, सजग रहने की जरूरत है, हम इतना ही कर लें। रही बात दूसरे पाकिस्तान की, नो मोर पाकिस्तान, तो आदरणीय गोलम बिहारी भाई साहब और है, इन लोग से निवेदन करूंगा कि इसमें एक लाइन और जोड़ दिया जाए, इसको चेंज करने की जरूरत है। नो मोर पाकिस्तान हमारे बोलने से नहीं होगा,
ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है, माफ कीजिएगा। जब तक हम पाकिस्तान के नागरिकों को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान खत्म होने से नहीं होगा। वो कैसे होगा? अगर हम नो मोर पाकिस्तान उनको बोलेंगे तो उनको लगेगा हमारा देश खत्म करना चाह रहे हैं। इसके नो मोर पाकिस्तान और ब्रैकेट में लिख दिया है फ्री द पाकिस्तान। फ्री द पाकिस्तान यानी कि आज की जो सेना जो है हावी हो रखी है, या जो वहां का जो पॉलिटिकल व्यवस्था है उसको ध्वस्त किया जाए, या वहां के नागरिकों को बताया जाए कि भाई बलूचिस्तान को बोला जाए, सिंधु देश को बोला जाए, खैबर पख्तूनख्वा को बोला जाए, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया, ये तो अलग होने के लिए उनको जागरूक किया जाए। तुमको यहाँ से जरूरत है, ये तुम्हें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, कई साल पीछे कर दिया, 75-80 साल पीछे हो गए जब से वो देश आजाद हुआ है। सेना से सरकारें नहीं चलती, ये वाली बात मान लीजिए। सरकारें सिविल बीच में से जो आते हैं वो ही चलती है। किसी भी राजा को अगर हम पुराने में देखेंगे, राजा ही चलाता था शासन, सेनापति ही रहता। तो मेरा ये है कि हम आगे इस विषय वस्तु को बढ़ाएं। अभी जो हम कर सकते हैं, हमारे समाज के अंदर हम लोगों को सबको जागरूक करें कि जो भी कोई गलत हो रहा है उसकी सूचना दें। हमारे अपने तंत्र रहेंगे, LIO वगैरह जो भी कुछ है, इनको हम अपना बताएं। जहां से भी अगर हमको शक होता है, हम आंख न बंदें कि हमें क्या करना है, नहीं तो हमारा उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। तो अन्य भाई साहब ने बताया था वो यही है कि हम अपने विदिन देश के अंदर दूसरा पाकिस्तान न खड़ा होने दें, विचारों से भी या उनके एक्शन से भी। और दूसरी बात जो बाहर का है, तो मैं चाहूंगा कि पूरा पाकिस्तान इसके अंदर ऐड होना चाहिए, उनके लोगों को शामिल करना चाहिए। विदेशों में जो हमारे लोग रह रहे हैं उन लोगों के साथ उनको जोड़ना चाहिए। और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला असाइलम देना है, यानी कि उनको शरणार्थी बनाना है, या बनाया जा सकता है। और जब वो पाकिस्तान खुलेआम हमारे यहाँ कर रहा है, तो हमें कोई आज की सरकार से हमें उम्मीद भी है कि अभी हमें कोई डर कार्यक्रम है, उनको जो नागरिक जो है जो आजादी चाहते हैं उनको हम आजाद करने में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही कमल खान ने। मैं पीछे एक बार उनसे चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि जितने लोगों को उन्होंने गोली मारी वो बाई रिलीजन मुस्लिम ही थे, क्योंकि टेररिस्ट थे। सेना में रहते हुए उनको एक स्पेशल टास्क दिया गया कि कश्मीर में आपको कश्मीरी अवाम के साथ में एक हारमोनी बनानी है। जब ये चैलेंज उनके सामने आया कि कैसे आप करोगे, उनको ऑफिसर नियुक्त कर दिया कश्मीर में कि आप जाके हारमोनी बनाइए कश्मीरी लोगों के साथ में, एक सेना के साथ उनका एक अच्छा व्यवहार रहे। तो कर्नल खान की बच्चियां थी छोटी, उन्होंने उन बच्चियों का एडमिशन उन स्कूल्स में कराया जहां वहां कश्मीरी बच्चे पढ़ा करते। सेना के टॉप अधिकारियों ने उनको बोला कि कर्नल खान ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आतंकवाद पूरी तरह फैला हुआ है और ये आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तब कर्नल खान ने उनको कहा कि बिना इस रिस्क को लिए मैं उनके मन की बात नहीं समझ सकता। तो ये बड़ी बात है। ऐसे आर्मी के अधिकारी होना, भारत माता जो आज शक्तिशाली है उसका कारण है कि ऐसे ही अधिकारी भारतीय सेना में मौजूद है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी सैनिक परिवार से हूं। मेरे पिता 62 में फौज में गए और जब वो रिटायर हुए तो दीर्घकालीन 28 ईयर्स उन्होंने लॉन्ग जॉब करके सुविधा मेजर से रिटायरमेंट लिया। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि यार तुम ये क्या फेंस वेंस के चक्कर में पड़े रहते हो, इतने बढ़िया क्वालिफाइड व्यक्ति हो, इतने सेंटर में काम करो उसके साथ में। मैंने कहा सर एक कमजोरी है कि जब कैंपस सिलेक्शन हुआ था SSB के लिए, बाई चांस मैं इंटरव्यू में नहीं जा पाया था। पिताजी के सेना में होने के नाते सेना में जाने की इच्छा थी, सेना में नहीं जा पाया। अब मुझे स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह बड़े भाई मिल गए, ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी मिल गए, कर्नल खान मिल गए, और मुझे लगता है कि मैं सेना का हिस्सा हूँ। जिसमें डॉक्टर रजनीश त्यागी जी मेरे आगरा विश्वविद्यालय में बड़े भाई भी रहे, सीनियर भी रहे, साथी प्रोफेसर भी रहे। जब वो मुझे लेके आए सेंटर में तो बहुत समय तक मैं और भाई साहब ऐसे ही चर्चा करते रहते थे चीजों की। भाई साहब ने ही मुझे
सबसे पहले 2018 में आप सोच सकते हैं, इमीडिएट घर से उठाकर सीधा प्रभारी बनाया राजस्थान में। बोले आप विधानसभा चुनाव के प्रभारी होंगे। जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए पहुंचा तो वहां बड़े बड़े बुजुर्ग नेता, जिला अध्यक्ष, पूर्व सांसद मेरे पैर छूने को आए। मैंने कहा भैया